नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों को क्रिया के विषय में पढ़ाएंगे। क्रिया एक ऐसा विषय है जिसके संबंध में बच्चों के मन में काफी सवाल उठते हैं। आज हम उन्हीं सभी प्रश्नों का समाधान करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा कि क्रिया किसे कहते हैं। किसे कहते हैं क्रिया? बताइए, क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया मूल रूप में दो प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो दो भाग? नंबर एक, अकर्मक क्रिया, और नंबर दो, सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की तरफ बढ़ने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि कर्म किसे कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? क्रिया जिस वस्तु, जिस व्यक्ति, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा संपन्न की जा रही है, उस वस्तु को, उस व्यक्ति को कर्म कहा जाता है। क्रिया जिस व्यक्ति या वस्तु की सहायता से संपन्न की जा रही है, उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम फुटबॉल से खेलता है। अब राम क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। राम खेल रहा है, किसकी सहायता से खेल रहा है? फुटबॉल की सहायता से है खेल रहा है। तो ये फुटबॉल क्या है? ये कर्म है। जिस वस्तु की सहायता से क्रिया संपन्न की जाती है वही वस्तु क्या कहलाती है? कर्म कहलाती है। ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया पे। क्रिया को कितने भागों में बांटा गया कर्म के आधार पर? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? अकर्मक क्रिया और नंबर दो, सकर्मक क्रिया। पहले तो हम इसे केवल और केवल किताबी भाषा में समझेंगे कि किताबों में, व्याकरण की पुस्तकों में आपको क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया किस प्रकार से समझाई जाती है, उस भाषा में समझेंगे। उसके बाद हम इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, जिसके द्वारा से आप अपने सभी प्रश्नों का उत्तर सही दे पाएंगे। ठीक है। अकर्मक क्रिया, देखो अकर्मक क्रिया में सबसे पहला शब्द ही आ गया अ एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नहीं।
यह किसी भी शब्द को विलोमार्थी बना देता है। तो यहां पर अ का अर्थ भी नहीं है, तो कर्म के पहले लग गया, अर्थात जहां वाक्य में क्या हुआ पहला कि जहां वाक्य में कर्म न हो वहां अकर्मक क्रिया होती है। अर्थात कर्म की उपस्थिति अनुपस्थिति वाले जितने भी वाक्य होंगे वे सभी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। नंबर 2 इसकी स्थिति ये है कि जितनी भी प्रकार की प्राकृतिक क्रियाएं हैं, जितनी भी प्रकार की प्राकृतिक क्रियाएं हैं, जैसे बारिश का आना, बाढ़ का आना, भूकंप का आना, ज्वालामुखी फूटना, हवाओं का चलना, सूर्य का उदय होना, चंद्रमा निकलना, सूर्य का छिपना, ये जितनी भी प्रकार की क्रियाएं हैं जिन पर हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है, वे सभी क्रियाएं प्राकृतिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो जितनी भी प्रकार की प्राकृतिक क्रियाएं हैं वे सभी की सभी अकर्मक के अंतर्गत आती हैं। जैसे आज बाहर बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो बारिश प्राकृतिक क्रिया है, इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, न तो हम इसे प्रारंभ कर सकते हैं न हम इसे रोक सकते हैं। ये किसके अंतर्गत आएगा वाक्य? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। नंबर 3 स्थिति कि जितने भी मानवीय गुण हैं, दया, प्रेम, करुणा, दानशीलता, सहृदयता, जितने भी प्रकार के मानवीय गुण हैं वे सभी के सभी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे राजा ने दान दिया, तो दान के कारण, दान शब्द का प्रयोग होने के कारण ये वाक्य अकर्मक क्रिया के अंतर्गत जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को यहां तक? तो इस प्रकार से अकर्मक क्रिया की 3 स्थितियां हैं। नंबर 1 स्थिति जहां वाक्य में कर्म न हो। नंबर 2 जितने भी प्रकार की, नंबर 3 जितने भी मानवीय गुण हैं वे सभी किस में आते हैं? अकर्मक क्रिया में आते हैं। चौथी और महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि कहां प्रश्न का उत्तर मिले, कहां प्रश्न का उत्तर मिले वहां भी अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन दिल्ली गया, प्रश्न बनता है कि मोहन कहां गया? अब कहां प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, तो ये वाक्य किसके अंतर्गत आएगा? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। नंबर 2 हमारी है सकर्मक क्रिया। यहां पर सबसे पहले लग गया स का अर्थ होता है सहित, यानी कि कर्म सहित जो क्रिया है वह किसके अंतर्गत आती है? सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। तो पहली स्थिति इसकी है कि जहां पर वाक्य में कर्म हो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। नंबर 2 स्थिति ये है कि जहां क्या प्रश्न का उत्तर मिले, क्या प्रश्न का उत्तर मिले। जहां भी वाक्य में क्या प्रश्न का उत्तर मिल रहा है वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम खाना खा रहा है, तो प्रश्न है कि राम क्या कर रहा है? राम खाना खा रहा है। तो क्या प्रश्न से उत्तर मिला? तो यहां पर कौन सा आएगी? सकर्मक क्रिया। दूसरा प्रश्न है किसको? 2 प्रश्न बनते हैं, पहला है क्या और दूसरा किसको प्रश्न का उत्तर मिले। तो जहां भी किसको प्रश्न का उत्तर मिले वहां कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। जैसे मोहन ने
सोहन को उपहार दिया। मोहन ने किसको उपहार दिया? सोहन को उपहार दिया। तो जहां क्या और किसको, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिलता है, वहां पर होती है सकर्मक क्रिया होती है। अब देखिए, सकर्मक क्रिया भी आगे जाकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। नंबर एक इसके अंतर्गत आती है एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और नंबर दो द्विकर्मक क्रिया। पहली बात तो वाक्य में कर्म है, उसके बाद कर्म कितने हैं, एक कर्म है या दो कर्म है, इस आधार पर सकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। एक कर्मक क्रिया जहां वाक्य में एक ही कर्म हो, क्या और किसको, इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर मिले, वहां पर होगी एक कर्मक क्रिया। नंबर दो द्विकर्मक क्रिया, जहां वाक्य में दो कर्म हो, यानी कि क्या और किसको, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर यदि आपको एक वाक्य में मिल जाता है तो वहां पर होगी द्विकर्मक क्रिया। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? जैसे उदाहरण के तौर पर, मोहन ने राम को खाना दिया। अब दो प्रश्नों के उत्तर यहां पर हमें मिलेंगे। कौन कौन से दो प्रश्न? क्या और किसको। तो मोहन ने क्या दिया और किसको दिया? राम को दिया। मोहन ने क्या दिया? खाना दिया। किसको दिया? राम को दिया। अब इन दोनों प्रश्नों के उत्तर यहां पर हमें मिल रहे हैं, तो इस आधार पर ये किसके अंतर्गत आएगा वाक्य? द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अब एक एग्जांपल मैं आप लोगों से और पूछना चाहूंगी कि राजा ने भिखारी को दान दिया। ये वाक्य द्विकर्मक में आएगा या एक कर्मक में आएगा? द्विकर्मक में नहीं आएगा, ये वाक्य एक कर्मक में आएगा। मैंने आपको बताया था दान देना एक मानवीय गुण है जो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, इसलिए दान को हम कर्म में नहीं गिनेंगे। यहां पर केवल एक कर्मक क्रिया है, राजा का दान देना नहीं, भिखारी के द्वारा लेना, वो कर्म के अंतर्गत माना जाएगा। इन छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अब देखिए, अब सकर्मक और अकर्मक क्रिया जो नियमानुसार है वो आप लोगों को समझ में आ गई अच्छे से। बिल्कुल छोटे छोटे बिंदु हैं। अकर्मक क्रिया कहां पर होती है? जहां पर कर्म न हो। दूसरी बात, जितनी भी प्रकार की प्राकृतिक क्रियाएं हैं वे सभी, जितने भी प्रकार के मानवीय गुण हैं वे सभी अकर्मक क्रिया में आते। कहां प्रश्न का उत्तर किस में मिलता है? अकर्मक क्रिया में मिलता है। और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जहां पर कर्म हो, जहां पर कर्म की उपस्थिति हो वहां पर सकर्मक क्रिया। यहाँ दो प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। कौन कौन से? क्या और किसको प्रश्न का उत्तर मिलता है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पर क्या प्रश्न का काल्पनिक उत्तर मिले, अर्थात वाक्य में कर्म नहीं है किंतु वहां क्या प्रश्न बनाने से हमें काल्पनिक उत्तर मिल सकता है, तो वहां पर भी सकर्मक क्रिया ही मानी जाएगी, कर्म की अनुपस्थिति होने पर भी। जैसे राम ने खा लिया। अब प्रश्न ये बनता है कि राम ने क्या खा लिया। क्या प्रश्न बना कि राम ने क्या खा लिया। अब क्या प्रश्न का उत्तर इस वाक्य में नहीं दिया गया, किंतु इस प्रश्न का काल्पनिक उत्तर हो सकता है कि राम ने भोजन कर लिया, राम ने फल खा लिया, राम ने मिठाई खा ली। ये सब काल्पनिक उत्तर हमें मिल सकते हैं, इसलिए ये वाक्य भी किसके अंतर्गत आएगा?
सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। कर्म अनुपस्थित होने के बावजूद भी सकर्मक क्रिया में आ सकता है। जैसे राम पढ़ रहा है, तो राम क्या पढ़ रहा है? प्रश्न का उत्तर यहां पर नहीं मिला, किंतु राम कोई पुस्तक पढ़ रहा है, अपने द्वारा लिखे गए कुछ नोट्स पढ़ रहा है। कोई भी पढ़ने वाली चीज राम पढ़ रहा है, राम लिख रहा है। राम क्या लिख रहा है? यहाँ प्रश्न का उत्तर नहीं है, किंतु राम कुछ लिख रहा है। तो इन सभी प्रश्नों वाक्यों के अंतर्गत कर्म न होने पर भी ये सभी कर्म की सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इन सभी प्रश्नों का काल्पनिक उत्तर हमें मिल रहा है, हम सोच सकते हैं। अब सामान्य भाषा में बिल्कुल आसान शैली में आप लोगों को समझाऊंगी कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। मान लीजिए आपको परीक्षा में ये सभी नियम नहीं याद है, आप ये सभी नियम भूल गए कि प्राकृतिक क्रिया, मानवीय गुण, ये सभी चीजें आप क्या प्रश्न का, कहां प्रश्न का, किसको प्रश्न का उत्तर किसके अंतर्गत मिलता है, ये सभी बातें आप भूल गए हैं। तो आप इस बात के द्वारा अपने प्रश्न का उत्तर याद कर सकते हैं और बिल्कुल 100%, 100% आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे और बिल्कुल सही उत्तर दे सकेंगे। वो बिंदु ये है कि जिस क्रिया को आप जो भी क्रिया कर रहे हैं, जिस क्रिया को करने पर हम प्रभावित हो रहे हैं, यानी कि क्रिया करने वाला प्रभावित हो रहा है, ठीक है। यानी मैंने कोई क्रिया की और उसका प्रभाव केवल और केवल मुझ पर पड़ रहा है, अन्य किसी व्यक्ति पर नहीं, अन्य किसी वस्तु पर नहीं। हम का मतलब यहां पर आएगा क्रिया को, जिस क्रिया को, एक सेकेंड, जिस क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़े, केवल कर्ता पर पड़े, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है, किसी अन्य वस्तु पर नहीं, किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं। जैसे सोहन टहल रहा है। अब देखने पर तो यहां क्या प्रश्न बन रहा है कि सोहन क्या कर रहा है, किंतु जो क्रिया सोहन कर रहा है उसका प्रभाव केवल और केवल सोहन पर पड़ रहा है, अन्य किसी और पर नहीं पड़ रहा। अगर सोहन टहलेगा तो सोहन पतला होगा, है ना। तो सोहन, अगर जैसे एक और एग्जांपल आपको बताएं, बच्चा सो रहा है। अब बच्चे के सोने से कौन प्रभावित हो रहा है? केवल बच्चा प्रभावित हो रहा है। तो ये वाक्य भी किसके अंतर्गत आएगा? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। किंतु यदि वाक्य आ जाता है कि मां बच्चे को सुला रही है, अब बच्चे का सोना तो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, किंतु मां बच्चे को सुला रही है, मां प्रभावित हो रही है ना। तो यहां पर एक कर्मक, सकर्मक के अंतर्गत एक कर्मक क्रिया आएगी कि माता का बच्चे को सुलाना सकर्मक क्रिया है, किंतु बच्चे का अपने आप सो जाना अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अब दूसरी सकर्मक क्रिया, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु पर पड़े, अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु पर पड़े, अर्थात की गई क्रिया से कोई और प्रभावित हो रहा है। हमने कुछ काम किया
तो हमारे द्वारा की गई क्रिया से कोई अन्य वस्तु, कोई अन्य व्यक्ति प्रभावित हो रही है तो वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ रहे हैं। प्रभावित होने का मतलब है वो वस्तु खराब हो रही है, वो वस्तु घट रही है, वह वस्तु कम हो रही है, खत्म होने की ओर जा रही है, तो वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? सकर्मक। जैसे हमारे द्वारा खाना खाने पर भोजन कम होता है, हमने पढ़ाई की तो हमारे द्वारा पढ़ने पर हमारी पुस्तकें, हमारी कॉपीज प्रभावित होती है ना। और हमने खेला, हमने क्रिकेट खेला तो क्रिकेट खेलने पर बैट है, बॉल है, ये सभी प्रभावित हुए, तो ये किसके अंतर्गत आएंगी? सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगी। जैसे रमा फल खाती है। अब ये वाक्य सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, क्योंकि रमा ने फल खाया तो फल खत्म हुआ, कम हुआ, तो किसके अंतर्गत आएगा? सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। जैसे सुकन्या कविता पढ़ रही है। ये वाक्य किसके अंतर्गत आएगा? सकर्मक के अंतर्गत। पुस्तक को देखकर सुकन्या अगर कविता पढ़ रही है तो पुस्तक प्रभावित हो रही है। आप अकेले बैठे भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं बिना कुछ क्रिया किए, बिना कुछ बोले, तो वो भी सकर्मक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आपके द्वारा की गई क्रिया से आपकी पुस्तक प्रभावित हो रही है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो क्रिया के कितने भाग हैं? 2 भाग है। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कहाँ कहाँ होती है? जहां जिस क्रिया को करने पर केवल हम, यानी कि हमारे द्वारा यदि क्रिया की गई है तो केवल हम प्रभावित हो रहे हैं, अर्थात कर्ता क्रिया को करने वाला यदि प्रभावित हो रहा है तो वहां पर कौन सी क्रिया आएगी? अकर्मक क्रिया आएगी। और यदि क्रिया करने से कोई और वस्तु, कोई और व्यक्ति प्रभावित हो रहा है तो वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। समझ में आ गई क्रिया आप लोगों को अच्छे से? इसके अलावा क्रिया में और कोई भेद नहीं है, क्रिया केवल इतनी ही है, और परीक्षाओं में केवल इससे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली क्लास में हम आप लोगों को क्रिया के सकर्मक और अकर्मक से संबंधित प्रश्न करवाएंगे।